It is 11:30 now. You can start the lecture now. Dr. Nirupama and Dr. Atulu Preti, you please carry on. First, unmute yourself. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बाजपुर और SRBS द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड इस लेक्चर सीरीज के दूसरे दिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच आज एक हमारे पुराने मित्र भी और बहुत अच्छे स्कॉलर जिनका वाटर पोल्यूशन और टेहरी डैम के ऊपर बहुत अच्छा काम है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने के लिए डॉक्टर प्रमोद डोबियाल हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर निरुपमा डालाकोटी से आग्रह करूंगा कि उनको फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराएं हमारे ऑडियंस से। ओवर टू डॉक्टर निरुपमा डालाकोटी। Thank you, sir. Good morning, everyone. I welcome you all on the second day of invited lecture series on Biological Science 2020. At this point, I am pleased and honored to introduce our eminent speaker for today's session, Dr. Pramod Kumar, Associate Professor at TSR Government Degree College, Pauri Garhwal, Uttarakhand. He has done his PhD from Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar. His major work was on Tehri Dam on ecology of Bhagirathi River. Dr. Pramod Kumar has cleared CSIR UGC NET in Life Science and has also done B.Ed in Life Science. Dr. Pramod Kumar has 22 years of teaching experience and 9 years of administrative experience as coordinator of IGNOU Study Center. Dr. Pramod Kumar has experience of 9 job training and has organized many workshops for IGNOU B.Ed. Dr. Pramod Kumar has attended more than 40 national and international seminars, symposium, and has presented 28 paper poster presentation. Dr. Pramod Kumar has great research experience of 15 years. In addition to this, Dr. Pramod Kumar has published one book having title Ecology of Tehri Dam and 20 research papers. Sir has won 4 awards for his excellent work in teaching and research areas. Now I request Sir to deliver his lecture on his topic, Water Pollution, the Problem and the Solution. Sir, please. Thank you, ma'am. आपने बहुत कुछ मेरे बारे में बताया और प्रीति जी भी मेरी तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे मित्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे ये लेक्चर डिलीवर करने के लिए आप लोगों ने आमंत्रित किया है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, इसमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अपने पर्यावरण का, अपने एनवायरनमेंट का को जो हम प्रदूषित कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है। और पर्यावरण से ही हम सारे जुड़े हुए हैं। पर्यावरण के जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनका जो प्रभाव है वो नए सिरे से रेखांकित कर दिया है इस कोरोना पेंडेमिक ने। और हमें इसने सजग कर दिया है कि हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। भले ही देश में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन हुआ है उस लॉकडाउन ने हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया हो, लेकिन जो कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ है इस लॉकडाउन का एक पॉजिटिव पहलू भी सामने आया है। और ऐसा देखने में आया है कि हमारे जो वातावरण में प्रदूषण हो रहा था, हमारे जल के संसाधनों में जो प्रदूषण हो रहा था वो उसमें कमी आई है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारे मानव के क्रियाकलाप हैं वो हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। और जैसे अगर हम जल प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में यमुना नदी और कानपुर में गंगा नदी के प्रदूषण में अप्रत्याशित कमी आई है इस कोरोना काल के दौरान। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 60 से 70 वर्षों में हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों से भी ज्यादा असर इस 60 से 70 दिनों के लॉकडाउन में हुआ है। असंख्य वैश्विक समझौते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। WHO ने जो आंकड़े दिए हैं कोरोना के बारे में वो भी ये बता रहे हैं कि अमेरिका और इटली जैसे देशों में भी जो कोरोना की भयावह जो स्थिति हुई है, जो अधिक उसका प्रभाव हुआ है वो उन्हीं शहरों में हुआ है जहां
पर्यावरण प्रदूषित था। हम अपने देश को भी देखें, हमारे देश में भी पर्यावरण कोरोना का ज्यादा प्रभाव बंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में ज्यादा देखने में आ रहा है, क्योंकि वहां का पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित है। और इसलिए ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना जरूरी है। और इस कोरोना जैसे बहुत सारी लाइलाज बीमारियों से और बहुत सारे इन्फेक्शन से, पैथोजन से अपने शरीर को बचाने के लिए हमें दो चीजों पर ध्यान देना है। पहला तो हमारा आहार, और दूसरा हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत और हमारा एनवायरनमेंट। तो जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत है वो कैसे काम करती है और किस तरह से हम अपने शरीर के रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में कल हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। उससे आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत काम करती है और कैसे हम अपने उचित आहार व्यवहार से अपने शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे भोजन का, स्वच्छ जल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारा जो स्वच्छ जल के स्रोत हैं आज उन पर बहुत ज्यादा दबाव है, इसलिए हमने आज के टॉपिक में वाटर पॉल्यूशन को चुना है। वाटर पॉल्यूशन, द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। ये जो स्लाइड प्रेजेंट हो रही है इसमें आपको दिख रहा है कि हमारे अर्थ का जो 74% पार्ट है वो वाटर से घिरा हुआ है, वाटर एक्वाटिक पार्ट है, और केवल 26% पार्ट लैंड पार्ट है। इस 26% पार्ट में भी जो 74% जो पार्ट एक्वाटिक पार्ट है, वाटर वाला पार्ट है, उसमें 97% सी वाटर है जिसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते। ओनली 3% इज फ्रेश वाटर। आउट ऑफ दिस 3%, 77% इज इन द फॉर्म ऑफ आइस and 22% is in the form of groundwater and soil moisture. Then only 1% is present in the form of lakes and rivers, जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। और भारत जैसे देश में जहां पर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और मेट्रो सिटीज में या फिर दूर दराज के इलाकों में जहां पर पानी की कमी है, तो खासतौर पर गर्मियों में पानी की बहुत कमी हो जाती है और क्वालिटी वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश में है। इसलिए हमें वाटर बॉडीज के ऊपर उनके संरक्षण के लिए हमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ये स्लाइड आपको बता रही है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में पर डे जो स्टैंडर्ड है कि हर व्यक्ति को कितना पानी मिलना चाहिए, उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि मिलियंस ऑफ लीटर पर डे पानी की कमी है। अब प्रश्न उठता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर है क्या? हम जानते हैं वाटर की रिसाइकलिंग होती है और पानी का एक चक्र है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अर्थ में पानी कम है। पानी हमारे अर्थ में बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पानी उपलब्ध है वो सेफ नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। जो पानी ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है वो पानी है जिसमें कि पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ना हो, जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस ना हो, जिसमें मिनरल्स की बहुत अधिक मात्रा ना हो और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ना हो। मतलब ये सारी चीजें अगर अधिक मात्रा में होती हैं तो ये अनडिजायरेबल इफेक्ट्स पैदा करते हैं, और ये जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं ये हमारे शरीर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कमजोर बनाते हैं। इसलिए जो पीने वाला पानी है वो रंगहीन होना चाहिए, वो गंधहीन होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसमें कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि वाटर पॉल्यूशन है क्या? वाटर पॉल्यूशन का मतलब है पानी में किसी भी उस पदार्थ को ऐड हो जाना जो पानी की फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करे, और जब वो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी तो पानी जिस रूप में हम उसको उपयोग कर रहे हैं उसकी उन एक्टिविटीज में इंटरफेयर करेगा। नॉर्मली जब हम पानी की बात करते हैं, वाटर जो भी हम वाटर यूज करते हैं वो केमिकल सेंस में प्योर नहीं होता, क्योंकि केमिकल सेंस में वाटर का मतलब H2O है, लेकिन जिस पानी को हम पीते हैं या किसी भी रूप में उपयोग करते हैं वो H2O नहीं होता। उसमें कई तरह की इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, कई प्रकार के उसमें डिजॉल्व्स होते हैं या सस्पेंडेड मटेरियल्स उसके अंदर होते हैं। उसमें कई तरह की गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन जो हमारे लिए लाभदायक गैस है, इसके अलावा कई तरह की ऐसी गैसेज भी हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी पानी में थोड़ा मात्रा में होती है, CO2 होता है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, डिजॉल्व मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम के सॉल्ट्स हैं, कई तरह के सस्पेंडेड मैटर्स उससे होते हैं, इवन उसमें माइक्रोब्स भी होते हैं पानी में जो हम पी रहे हैं। लेकिन ये जो सभी हमने बताया जो पानी में इंप्योरिटीज होती हैं, ये नेचुरल इंप्योरिटीज जो हमें या तो एटमॉस्फेयर से पानी में आती हैं या पानी का जो कैचमेंट एरिया है, जो जहां से वो नदी बह रही है या जहां से वो तालाब में झील में पानी आ रहा है उस कैचमेंट एरिया से आते हैं, या फिर मिट्टी से ये नेचुरल इंप्योरिटीज आ रही हैं, और उनका जो अमाउंट है वो काफी लो होता है।
लो होने के कारण ये जो मटेरियल्स हैं ये नॉर्मली पानी को पॉल्यूट नहीं करते और पानी इन इम्प्योरिटीज के बावजूद पीने लायक होता है, पोर्टेबल होता है, क्योंकि इनकी मात्रा बहुत कम उसमें होती है। पॉल्यूटेड वाटर हम उस पानी को कहते हैं जो कि जिसमें कि ये जो अमाउंट हमने पीछे बताया, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी मात्रा इतनी ज्यादा हो जाए कि पानी टर्बिड हो जाए, पानी गंदा हो जाए, ट्रांसपेरेंसी उसकी कम हो जाए, उसमें अनप्लेजेंट बैड स्मेल स्टार्ट हो जाए, वो पानी पीने के लिए फिट ना रहे, इवन वो बेथिंग के लिए, वॉशिंग और दूसरे पर्पस के लिए भी वो अनुपयोगी हो जाए। ऐसे पानी को, ऐसे वाटर को हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं। पॉल्यूटेड वाटर न केवल डायरेक्टली हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो एक्वेटिक मीडियम में हो रही हैं, तो इसलिए वो इस रूप में तो नुकसानदायक है ही, जब बल्कि वो जो पॉल्यूटेड वाटर है वो कई तरह के डिजीजेस के कैरियर के रूप में, व्हीकल के रूप में काम करता है। कोलेरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस, डिजेंट्री वगैरह जो बीमारियां हैं जो पानी से होती हैं, उनके जो पैथोजेंस हैं उनको ये हमारे शरीर में लाता है। कोलेरा का बैक्टीरिया, टाइफाइड का बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस का वायरस भी पानी से हमारे शरीर के अंदर आता है। ये वाटर बोर्न डिजीज वाटर पॉल्यूशन के कारण हमारे शरीर में होती है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारी जो वाटर बॉडीज हैं वो पॉल्यूट कैसे हो रही है। अगर हम एयर, लैंड और वाटर पॉल्यूशन को स्टडी करें, कंपेयर करें, तो हम ये मानेंगे, ये पाएंगे कि हमारे देश में जो वाटर पॉल्यूशन है वो एयर और लैंड पॉल्यूशन की तुलना में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ज्यादा समस्या है आज के समय में, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश में। आजादी के इतने सालों के बाद भी आपने देखा होगा, पिछली बार हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जो इलेक्शन हुए थे वो बिजली और पानी पे हुए थे कि हम इतना लीटर पानी देंगे। तो इतने आजादी के इतने सालों के बाद भी हम स्वच्छ जल अपने नागरिकों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसका कारण है कि हमने वाटर बॉडीज को के कंजर्वेशन के लिए जो काम किए वो ईमानदारी से नहीं किए। इसका कारण है कि हमारे ज्यादातर वाटर बॉडीज हैं वो स्ट्रेस्ड इकोसिस्टम में परिवर्तित हो चुके हैं, उनके ऊपर कई तरह का दबाव है और उसमें अनवांटेड जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हमने जमा कर लिया है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम वाटर पॉल्यूशन के कारणों को जानने की कोशिश करें तो उसमें 4 कारणों को हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया है। पहला जो मेन कारण है हमारे वाटर पॉल्यूशन का वो है जियोमेट्रिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ज्यादा है और बहुत छोटे इलाके में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। खासतौर पर रैपिड अर्बनाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ है, दूसरा पॉइंट इसमें है बहुत अधिक जो शहरीकरण हुआ है और शहरों में छोटी छोटी जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। जैसे इस कोरोना काल में भी मुंबई की धारावी बस्ती का उदाहरण आ रहा है कि वहां पर 2 या 3 वर्ग किलोमीटर में लाखों लोग रह रहे हैं। तो वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो इस तरह की नहीं है कि आप किसी तरह से वहां पर हाइजीन कंडीशंस प्रोवाइड कर सकें। तो जियोमेट्रिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जिन्होंने हमारे पानी के जितने भी स्रोत हैं उनको प्रदूषित कर दिया है। अब जो पानी के स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो पानी में मिल रहे हैं, वो इन 4 कारणों से जो पॉल्यूटेंट्स हमारे शरीर के, हमारे वाटर बॉडीज में आ रहे हैं, वो अर्बन सेटलमेंट से आ रहे हैं या फिर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट से आ रहे हैं या फिर जो हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में कीटनाशकों का, हर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का या आपके डिफरेंट टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, उन सबका पुअर मैनेजमेंट हमारे देश में है और ये सारी चीजें अल्टीमेटली नियर बाय वाटर बॉडी में पहुंच जाती हैं। इसके अलावा जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, एनिमल डंग है जो रूरल एरिया में और शहर के अंदर म्यूनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट है, उसके डिस्पोजल का भी पुअर मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली हमारे पानी के सोर्सेज में पहुंच जाती हैं और वो उसको प्रदूषित करती हैं। अगर हम सीवेज की बात करें, सीवेज और दूसरे वेस्टेज जो निकल रहे हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स निकल रहे हैं और एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज, जैसे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड की बात हम कर रहे थे, ये सारी चीजें जब वाटर बॉडी में पहुंच जाती है, नदी के पानी में, झील के पानी में, आपके तालाब के पानी में पहुंच जा रही है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, इवन ये अंडरग्राउंड वाटर में भी पहुंच जा रही है। तो खास तौर पर हमारे जो तालाब और झील है उनमें और नदी में बीओडी बढ़ जा रहा है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रहा है। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं बीओडी के बारे में, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोलते हैं। ये इंडिकेटर है पानी के पॉल्यूशन का। पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है जिसको हम डीओ बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसको हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो फिशेज हैं, उस घुली हुई ऑक्सीजन को ही सांस में लेते हैं और वो उस डीओ को ही, उस घुली हुई ऑक्सीजन का ही जो उस वाटर बॉडी में बैक्टीरिया है वो भी उपयोग करते हैं। तो बीओडी
एक तरह से पैरामीटर है जो ये बताता है कि उस पानी में कितने बैक्टीरिया हैं जो उस वहां पर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। तो बीओडी की मात्रा जब बढ़ती है किसी वाटर बॉडी में तो वो एक इंडिकेटर है कि यहाँ इसमें पॉल्यूशन हो रहा है। बीओडी और डीओ एक दूसरे के अपोजिट हैं। डीओ अगर जब बीओडी बढ़ेगा तो डीओ कम हो जाएगा, तो डीओ जब कम होगा तो उसमें पानी में यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि किसी भी वाटर बॉडी में खासतौर पर तालाब और झील जो भारत की हैं वो यूट्रोफिकेशन की समस्या उनमें बहुत ज्यादा देखने में आती है, जिसमें कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ से या कैचमेंट एरिया से डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक मैटर या कुल मिलाकर न्यूट्रिएंट्स का हैवी लोड वहां जमा हो जाता है और उस न्यूट्रिएंट के हैवी लोड के कारण से वहां पर एल्गल ब्लूम हो जाता है। जो वहां पर एक्वेटिक ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं उनकी बहुत अधिक ग्रोथ हो जाती है, जिससे कि पानी के अपर सरफेस में एक एल्गल एक ब्लैंकेट नुमा वेजिटेशन जमा हो जाती है, जिससे कि सनलाइट का पेनिट्रेशन वो झील और तालाब में बंद हो जाता है। जब सनलाइट वहां नहीं पहुंचेगी, नीचे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर जो नीचे जमा है उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो धीरे धीरे पानी टर्बिड होने लगेगा, पानी में बैड स्मेल हो जाएगा, उसके पानी की फिजिकल केमिकल नेचर चेंज हो जाएगी, वहां पर जो उसके नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी सबकी डेथ हो जाएगी। और जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो धीरे धीरे उसका श्रिंकेज हो जाएगा और वो तालाब उस समय कुछ सालों के बाद वहां पर सीधे लैंड एरिया बन जाएगा और तालाब झील खत्म हो जाएगी। तो ये यूट्रोफिकेशन की समस्या है। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंस में या म्युनिसिपल वेस्ट में कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल आपके हैवी मेटल्स हैं वो पानी में पहुंच रहे हैं और वो वहां से फूड चेन में एंटर कर जा रहे हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। अल्टीमेटली वो ह्यूमन बीइंग्स में भी पहुंच रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर की बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं वो प्रभावित हो रही है। इसी तरह से कई तरह के थर्मल प्लांट्स लगाए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए और दूसरे पर्पजेस के लिए, उनसे थर्मल पॉल्यूशन और रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन भी वाटर बॉडीज में पहुंच रहा है। अगर हम डिफरेंट सोर्सेज को इस तरह से कैटेगराइज करें तो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, थर्मल डिस्चार्जेज हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज हैं। ये कई तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं जो वाटर पॉल्यूशन के मेन सोर्सेज के रूप में काम करते हैं। अगर हम हैवी मेटल्स की बात करें तो लेड, क्रोमियम, कैडमियम, आर्सेनिक ये मेटल्स हैं जो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ये वाटर के द्वारा पानी पॉल्यूटेड वाटर पीने से इफ्लुएंट से अगर पानी पहुंच रहे हैं वहां से फाइटोप्लैंक्टन में, फिर जू प्लैंक्टन में, उसके बाद फिशेज में, ह्यूमन बींग्स में पहुंच रहे हैं और ह्यूमन बींग्स के शरीर में आने के बाद ये हमारे शरीर की एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करते हैं और हमारे जो बायोकेमिकल और बिहेवियरल प्रोसेस हैं उनको अल्टर करने का काम ये हैवी मेटल्स कर रहे हैं। कई तरह की बीमारियां इनसे संबंधित हैं जो वाटर पॉल्यूशन के कारण हमारे समाज में आ रही है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें डराते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी बीमारियां हैं उसमें से मोर देन 80% जो डिजीजेज हैं वो वाटर बॉर्न है, क्योंकि स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है और जो पानी हम पी रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम डायरिया की बात करें तो हर साल 100 मिलियन से ज्यादा केसेस डायरिया के आते हैं और 5 लाख बच्चे डायरिया के कारण मर जाते हैं। अगर भारत की हम बात करें, भारत के 200 जिलों में रहने वाले 66 मिलियन पीपल जो है उनमें फ्लोरीन कंटेमिनेशन का रिस्क है, क्योंकि जिस पानी को पी रहे हैं उसमें फ्लोराइड कंटेमिनेशन का रिस्क है, क्योंकि जिस पानी को पी रहे हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा जो मानक है उस मानक से बहुत अधिक है। इसी तरह से आर्सेनिक पॉइजनिंग के भी जो प्रभावित जनसंख्या है वो 15 मिलियन के आसपास है, कि ये केवल हमारे भारत देश के आंकड़े हैं। अगर हम वाटरबोर्न डिजीजेस को स्टडी करें तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस ये बीमारियां सामान्य रूप से हमारे देश में के कई इलाकों में बार बार होती हैं और ये उसका मेन कारण वाटर पॉल्यूशन है। जिस पानी को हमारे लोग पीते हैं विशेष खासतौर पर गाँव में या जो उनके पास जो स्रोत उपलब्ध हैं, जिनके पास स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है, ये बीमारियां बहुत होती हैं और ये ज्यादातर बीमारियां वाटरबोर्न डिजीज है। ये सारी जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, अगर हम इसको डेवलपमेंट के साथ जोड़ें तो हम जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है हम अपने इकोसिस्टम को खराब करते जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें किताबों में बहुत होती हैं, हम सेमिनार्स में बहुत बातें कर रहे हैं, हर जगह हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर वो काम कहीं दिख नहीं रहा, जिस कारण से डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, ग्रीनरी कम हो रही है, इंडस्ट्रीज का ज्यादा सेटअप हो रहा है। वो जरूरी भी है इंडस्ट्रीज, लेकिन इंडस्ट्रीज से जो हमारे पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे नेचर को प्रभावित कर रहे हैं। पानी हर जगह उपलब्ध है, पानी ऐसा नहीं है कम है, लेकिन पानी
किस सोर्स से हमने लिया है, किस रूप में हमने स्टोर किया है, कहां से हम उसको ले रहे हैं। आजकल बोटल वाटर का जमाना है, बोटल वाटर हम पी रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि जो बोटल वाटर हम पी रहे हैं क्या वास्तव में वो मिनरल वाटर है। भारत में ऐसे भी सर्वे आते हैं जो ये बताते हैं कि ज्यादातर जो बोटल वाटर इंडिया में उपलब्ध है उसमें नेचुरल वास्तव में नेचुरल मिनरल वाटर है ही नहीं, क्योंकि जो नेचुरल मिनरल वाटर है या तो उसको नेचुरल सोर्सेज से हम लेंगे, ड्रिल्ड करेंगे और उसके बाद उसमें मिनरल्स को ऐड किया जाएगा, ट्रेस मिनरल्स उसके अंदर होंगे, नेगेटिव चीजें उसमें निकाली जाएंगी, हाइजीन कंडीशन में उनको पैक किया जाएगा जो स्टैंडर्ड बनाए हैं उसके हिसाब से। लेकिन ऐसा ज्यादातर केसेस में हमारे यहाँ नहीं हो रहा है और इसलिए वाटरबोर्न डिजीजेस की जो संख्या है हमारे देश में बढ़ती जा रही है। हालांकि हमारे यहाँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है जो एजेंसी के रूप में काम करती है, फॉर्मुलेट कर रही है स्टैंडर्ड्स को सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन उसका धरातल पर कितना उपयोग हो रहा है और कितने लोग BIS द्वारा सर्टिफाइड पानी पीने की क्षमता हमारे देश में रखते हैं ये हम सब जानते हैं। अगर हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को स्टडी करने की बात करें तो हमारे 3 तरह के पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। पहला फिजिकल पैरामीटर, दूसरा केमिकल पैरामीटर, तीसरा बैक्टीरियोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल। जो हम वाटर क्वालिटी पानी के पीने के पानी की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो थ्रेट आज के समय में है वो है आपका बैक्टीरियोलॉजिकल है, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन पानी का। ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकस, स्यूडोमोनास, ईस्ट, मोल्ड, साल्मोनेला, सिजेला, विब्रियो कोलेरी और कई तरह के दूसरे फंजाई, कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस पानी में मिल जाते हैं और उसके द्वारा वो हमारे शरीर के अंदर या हमारे उस फूड चेन में प्रवेश करते हैं। जिस फूड को हम खा रहे हैं उनके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और कई तरह की बीमारियां इसके कारण होती हैं। अगर हम फिजिकल पैरामीटर की बात करें तो हम टोटल सॉलिड्स को स्टडी करते हैं, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, टर्बिडिटी, ट्रांसपेरेंसी, कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट, ये फिजिकल पैरामीटर हैं जो वाटर क्वालिटी को बताते हैं। इसी तरह से केमिकल पैरामीटर में हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है, DO जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में काम करता है। इसी तरह से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है COD जिसको हम बोलते हैं, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, pH, क्लोरीन, सल्फेट और बहुत सारे केमिकल पैरामीटर्स हैं जो हमें वाटर क्वालिटी के बारे में बताते हैं। कई तरह के मेटल्स हैं जो पानी में होते हैं, आपका कोबाल्ट है, जिंक है, क्रोमियम है, निकेल है, लेड है, आर्सेनिक है। इन सब की मात्रा जो है वो निश्चित है कि कितनी मात्रा तक ये पानी में होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं या म्युनिसिपल वेस्ट है वो अल्टीमेटली हमारे वाटर बॉडीज में पहुंचता है और वाटर बॉडीज को प्रभावित कर रहा है। कोरोना के समय में जो नदी में पॉल्यूशन कम हुआ है उसका कारण ये है कि इंडस्ट्रीज बंद रही और वेस्ट नदी में नहीं गिरा, जिससे वाटर क्वालिटी में सुधार हुआ है। बहुत प्रयास के बावजूद हम अपनी इस प्रक्रिया को नहीं रोक पा रहे हैं कि हम इफ्लुएंट को, सीवेज को नदी में जाने से रोकें। हालांकि कई स्तरों पर उसके लिए प्रयास हुआ, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जा रही है नदियों की, लेकिन धरातल पर उसका अंतर अभी देखने में आना शेष है। जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग है उसमें हमारे पास केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसको बहुत ज्यादा हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके लिए हम पहले सैंपल को कलेक्ट करते हैं, फिर लैब में ले जाके उसकी एनालिसिस करते हैं। कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लैब में इसके लिए होते हैं और उसके बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है। लेकिन जो सैनिटाइजेशन है और वाटर का सैनिटाइजेशन है उसके बीच में क्लोज इंटरफेस है और हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से कई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जैसे माना जाता है कि फिश जो है वो शरीर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल फिश खाना और ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि फिश जिस वाटर में है अगर उसमें किसी तरह का कंटेमिनेशन है तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन फिश से बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं हमारे देश में एक क्लोज इंटरलिंक देखने में आ रहा है पॉल्यूशन, पॉवर्टी और पॉपुलेशन के बीच में, क्योंकि पॉवर्टी, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हालांकि पॉल्यूशन क्रिएट पॉवर्टी ने नहीं किया है, लेकिन पॉवर्टी के कारण पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे उन्हीं पॉपुलेशन में पड़ रहा है जो पुअर हैं, जो पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं। ये डिफरेंट आपको यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन सरफेस वाटर का, इसके बारे में बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, आप बाद में स्लाइड से देख लेंगे। इसमें हमारा पॉल्यूशन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने 5 कैटेगरी पानी की बनाई है, जिनमें A, B, C और D, E है, जिसमें A वाला पानी ड्रिंकिंग के लिए है, इसके अलावा B वाला बेथिंग के लिए, C वाला जो वाटर है जिसको हम
ट्रीटमेंट के बाद यूज कर सकते हैं। डी वाला वाटर फिशरीज के लिए और ई वाला इरिगेशन के लिए। इसमें पूरे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, बहुत सारा इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से ये प्राइमरी वाटर फॉर बेथिंग है, इसके सारे पैरामीटर्स हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से। और ये पूरे पैरामीटर हैं जो हमने अभी डिस्कस किए कि किन किन पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। उन पैरामीटर्स की BIS गाइडलाइन के हिसाब से वैल्यू मैक्सिमम अलाउएबल क्या है वो इसमें लिखी हुई है, और उस वैल्यू से अगर ऊपर जाता है तो उस पर उसका हेल्थ पर क्या प्रभाव होगा, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इसलिए हम जो पानी पी रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसमें ये कौन से पैरामीटर हैं और उसमें कौन सी चीजें ज्यादा हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान कर सकती है। अगर हम गंगा यमुना नदियों की बात करें तो एक थोड़ा सा इस स्लाइड से आपको पता चल जाएगा कि सन 2001 से लेकर 2012 के बीच में जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, बनारस और आगरा के अंदर BOD और फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा में कितना चेंज आया है। जैसे अगर हम कानपुर का BOD देखें तो वो 2001 में 5.2 था, 2012 में 8.8 हो गया। कोलिफॉर्म उस समय नहीं था और आज 27,400 के आसपास है। इलाहाबाद में BOD 2 था, अब 2.4 है। तो इस तरह से ये जो पैरामीटर्स हैं ये बढ़ रहे हैं। ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि हमारा वाटर पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने वाटर बॉडीज को कंजर्व करने की दिशा में सोचें, उसके लिए धरातल पर प्रयास करें। ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि हमने पानी के स्रोतों का, पानी के सोर्सेज का उपयोग केवल पानी का पीने के लिए नहीं किया, हमने अपनी गंदगी को बहाने के लिए पानी के सोर्सेज का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हम डिटर्जेंट्स को पानी में बहा रहे हैं, हम गंदगी सीवेज को पानी में बहा रहे हैं, हम इफ्लुएंट को पानी में बहा रहे हैं, और उसी पानी को फिर हम स्वच्छ समझ के पी रहे हैं। इसलिए समस्या पैदा हुई है। हमें इसमें अंतर करना होगा। जब तक हम ये अंतर नहीं करेंगे हम अपने वाटर बॉडीज को कंजर्व नहीं कर सकते। इसीलिए जल के लिए युद्ध की बात आती है, क्योंकि स्वच्छ पानी आज उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ पानी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र में पानी बढ़ रहा है, नदियों में पानी कम हो रहा है, और जो हमारे खेत हैं वो सूख रहे हैं। कुछ जगह पर ड्रॉट की समस्या भी आ रही है। अगर हम साफ पानी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो उस पानी को साफ करने के लिए जो डिसइंफेक्शन की टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश इतना रिच नहीं है कि हम सभी लोग अपने घर में क्या कहते हैं RO लगा सकें या हर समय RO का पानी पी सकें। सभी लोग नहीं पी सकते। तो जो वाटर डिसइंफेक्शन की टेक्नोलॉजी है वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, इंडिजिनस होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी उसके लिए होनी चाहिए, इजी टू यूज, क्वालिटी प्रोडक्ट उसमें होना चाहिए, और रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। ये डिसइंफेक्शन की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और जो है हमारे पास उसमें दो कार्बन ब्लैक, हेलोजनाइजेशन, ओजोनाइजेशन, यूवी लाइट, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको RO हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिसैलिनेशन, एक्सट्रीम बॉइलिंग, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। और जो पॉपुलर डिवाइसेस हमने यूज किए हैं, पहले कैंडल फिल्टर यूज होते थे, उषा ब्रिता, अमृतकोम, बैक्टोकिल, एक्वाप्योरा, एक्वापेन, जीरो बी, और आजकल एक्वागार्ड या RO का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि डिफरेंट टाइप के वाटर के डिसइंफेक्शन की टेक्निक्स जो यूज होती हैं। 5 R's का बहुत उपयोग है कि हमें अगर अपने वाटर के बॉडीज को बचाना है तो हमें वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, वाटर का बार बार रीयूज करना है, एक्स्ट्रा यूज नहीं करना जैसे हम आजकल कर रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर का हम बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाता जा रहा है। हमें उसका रीयूज करना है, रिकवर करना है। जो हमारे वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो गए उनको रिकवर करना है। उसके लिए जो भी उसमें पॉल्यूटेंट्स है उनको हम रिसाइकिल करेंगे, जो भी वाटर है उसको डिकम्पोज करेंगे, और अल्टीमेटली उनको हमें रिचार्ज करना होगा, ताकि जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, जो हमारे तालाब हैं, जो हमारे झीलें हैं, जो हमारे पानी के छोटे छोटे स्रोत हैं जिनमें यूट्रोफिकेशन हो गया है, जिनमें श्रिंकेज हो रही है, उनको हम वापस नॉर्मल रूप में ला सकें। तो इसलिए इसके लिए जरूरी है कि हम अपने वाटर क्वालिटी को लगातार मॉनिटर करें अपनी आवश्यकता के हिसाब से। जो भी हमारे नदियां हैं, जो भी हमारे तालाब हैं, जो भी हमारे झीलें हैं, उनको हम लगातार मॉनिटर करें, ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर उसमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है तो कहां से आ रहा है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए लिम्नोलॉजिस्ट काम करते हैं। हर रिवर में ये लगातार ये प्रोसेस होती रहनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि आज हमारी रिवर कैसी है और पहले कैसी थी। उसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे
एक रामसर कन्वेंशन है जो 1971 में इंटरनेशनल एक ट्रीटी थी जो ईरान में रामसर जगह में जहां पर जिस पे सिग्नेचर किए गए थे, और इसमें ये वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए इंडिया में भी 25 वेटलैंड्स जो हैं वो रामसर साइट्स के रूप में चुनी गई हैं। और ये जो रामसर कन्वेंशन है ये एक फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कोलैबोरेशन का, जो कि वेटलैंड जिसमें कि खासतौर पर मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स हैं उनको बचाने के लिए ये किया गया था। दूसरा जो आपका कंजर्वेशन का प्रोग्राम है, कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ वाटर बॉडीज में नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, क्योंकि लेक और पॉन्ड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा, अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम बात करें तो समुद्र और नदी से भी ज्यादा जो स्ट्रेस है आज के समय में वो नदियों, वो हमारे तालाब, छोटे छोटे तालाब, पोखर और झीलों पर है, क्योंकि वहां पर स्टैंडिंग वाटर होता है, पानी वहां रुका हुआ रहता है। इसलिए यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर और श्रिंकेज की सबसे ज्यादा समस्या है। हम देखते हैं हमारे छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँवों में जो तालाब थे, झील थे, उनमें से ज्यादातर आज गायब हो चुके हैं। वो आजकल खेत, आज या तो खेत बन गए या उस पर हमने मकान बना लिए हैं। तो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान जो होता है वो ऐसे वाटर बॉडीज के कंजर्वेशन के लिए काम करता है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट है, 70% जो फाइनेंस है वो वहां से मिलता है और 30% फाइनेंस जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है। 70% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसके अंडर में आता है एनआरसीडी। तो एनआरसीडी जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है एनएलसीपी को, और उसमें से जो 30% स्टेट ने देना है उस 30% में से 20% स्टेट गवर्नमेंट देती है और 10% जो है शेयर है वो जो वाटर बॉडी है उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो लोकल बॉडी है उनको देना पड़ता है, ताकि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इसमें रहे। क्योंकि जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा सरकार अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने पिछले 60-70 सालों में बहुत योजनाएं बनाई, लेकिन धरातल पर उसका कितना असर हुआ ये हम सब जानते हैं। अगला जो इसमें कार्यक्रम है जो पूरे देश में चला, गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट चला, फिर गंगा एक्शन प्लान सेकंड चला। 1986 में गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था और उसमें जो है गंगा को साफ करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। उसमें जो उसके ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज किए गए, उसमें बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, रिहेबिलिटेशन, पानी के पॉल्यूशन को कम करने के लिए शेल टर्टल्स को उसमें डाला गया, सीवेज ट्रीटमेंट की बात इसमें की गई, एग्रीकल्चरल रन ऑफ को पानी में जाने से रोकने की बात की गई, ह्यूमन डेफिकेशन को रोकने की बात की गई, अनबर्न हाफ बर्न बॉडीज को पानी में जाने बहने से रोकने की बात की गई। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे जो नदियां हैं, खासतौर पर गंगा, यमुना और जो वाटर बॉडीज हैं वो साफ नहीं पाई। इस बात को ध्यान में रखते हुए 2014 में जब नई गवर्नमेंट आई तो इस गवर्नमेंट ने नमामि गंगे परियोजना नाम से एक परियोजना शुरू की और उस परियोजना को इन्होंने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंदर लिया और एक अलग से मंत्रालय बनाया। उमा भारती जी को इसका मंत्री बनाया था और इन्होंने उस समय कहा था कि हम अपनी सारी नदियों को साफ करेंगे। उसके लिए नमामि गंगे परियोजना अब भी चल रही है, थोड़ा बहुत काम उसमें हुआ है, लेकिन जितना आशा थी लोगों को उतना काम इसमें भी नहीं हो पाया। ये जो नमामि गंगे परियोजना थी इसका मेन एम था गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ करना। इसके जो थ्रस्ट एरिया थे वो था पॉल्यूशन अबेटमेंट करना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना, फ्लड प्लान प्रोटेक्शन करना, सैंड माइनिंग को नियंत्रित करना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्टेट का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाना, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, अवेयरनेस बढ़ाना और रिसर्च और मॉनिटरिंग करना। क्या क्या काम इसके अंदर हुए? इसमें म्युनिसिपल सीवेज मैनेजमेंट का काम हुआ कि जो शहरों से, जैसे हरिद्वार है, कानपुर है, जो हमारे गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, उनसे जो म्युनिसिपल वेस्ट पानी में जा रहा था। जी सर। सर आपके पास 7 मिनट बाकी है, 7 मिनट्स मोर। ओके, ठीक। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो जो म्युनिसिपल सीवेज हमारे शहरों से पानी में जा रहा है और उसको रोकने के लिए, पानी को से बचाने के लिए, उसके मैनेजमेंट की बात के लिए इसमें काम किया गया। म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। इसके अलावा रिवर सरफेस क्लीनिंग के प्रोग्राम इसमें चलाए गए, जो सरफेस में गंदगी है उसको साफ करने के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात की गई कि जो इंडस्ट्रीज से इफ्लुएंट निकल के नदी में जा रहा है उसके लिए आपके ट्रीटमेंट प्लांट इसमें लगाए गए। रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम इसमें चलाए गए और लोगों को नदी से जोड़ा गया। वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की गई और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के प्रोग्राम्स इसमें अब भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं, जिससे कि हमारी नदियां साफ हो सकें। नमामि गंगे परियोजना को सफल बनाने के लिए
3 इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हैं, जिसमें पहला NGRBA है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, जो ये एपेक्स लेवल की अथॉरिटी है नमामि गंगे में, और जो चेयर होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। दूसरा इसमें है NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तीसरा इसमें है स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स, जिसमें कि 5 बेसिन स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 5 को मिला के SPMG बनाया गया है। तो ये तीनों इंस्टीट्यूशन मिलकर नमामि गंगा परियोजना की मॉनिटरिंग करते हैं और नमामि गंगा परियोजना के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए लगातार काम करते हैं। इन सब के बावजूद धरातल पर हमें क्या मिल रहा है और हमें आगे क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि डू यू वांट सेफ ड्रिंकिंग वाटर? यस, हम सभी चाहते हैं कि हमको स्वच्छ पानी मिले, क्योंकि स्वच्छ पानी जब मिलेगा, स्वच्छ भोजन हम करेंगे, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हम कोरोना जैसी भयानक बीमारियों से, दूसरे इन्फेक्शन से अपने शरीर को हम बचा पाएंगे। तो इसलिए फॉर डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडस्ट्रीज का सेटअप खत्म कर दें, अर्बनाइजेशन को रोक दें, डेवलपमेंट को नहीं रोक सकते, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किए बिना किस तरह से अपने वाटर बॉडीज को बचा सकते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट को आगे ले जा सकते हैं, उसके लिए हायर लिटरेसी रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा, हेल्दी लिविंग कंडीशंस, लेस डिजीज, क्लीन एनवायरनमेंट, मोर प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड लॉन्गेविटी ऑफ इंडिया, नो पॉल्यूशन। ये हमारा एम होना चाहिए, ये हमारा एम है, जिससे कि हम हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ जल को उपलब्ध करा पाए। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज इसके अंदर हो सकती हैं, वो स्ट्रेटेजीज हमने यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश की है लिखने की, कि जो पोल्यूटर है उसको ही शुड पे एंड बी पनिश्ड, वी शुड बी अ लेसन फॉर अदर्स। जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जो जैसे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से आपके ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, लेकिन जहां तक हमारा अनुभव है, क्योंकि हम इस फील्ड में काम करते हैं, ज्यादातर इंडस्ट्रीज वो जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनका सेटअप तो कर लेते हैं, लेकिन उनको चलाते नहीं है, क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो इस तरह से रूल्स को तोड़ रहा है उसको पनिशमेंट होना चाहिए, और जिससे कि और लोग ऐसा करने से डरे और हम अपने वाटर बॉडीज को पॉल्यूट होने से बचा सके। इफ्लुएंट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्कार्डेड आफ्टर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए उसका, तभी वो इफ्लुएंट में जाना चाहिए। बहुत सारी ये है, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम बढ़ा सकते हैं, और जो भी कंडीशन, जो भी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की कंडीशंस के आधार पर, हमारे देश की जनता की कंडीशंस के आधार पर होने चाहिए। हम वाटर हार्वेस्टिंग का आजकल बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। और हम अपने स्तर पर अगर हम बात करें, अगर हम अपने कॉलेजेस के स्तर पर बात करें, हम क्या कर सकते हैं, तो हम इको क्लब बना सकते हैं। हम स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में मिलकर इको क्लब बना सकते हैं, क्योंकि हम अपने समाज के एक बहुत बड़े तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर घर तक हमारी पहुंच है। तो हम मास अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज का, कि हमें किस तरह से वाटर बोर्न डिजीज से अपने आप को बचाना है, और कैसे हमारे आसपास के जो वाटर सोर्सेज हैं, हमारे पानी के स्रोत हैं, उनको हम किस तरह से संवर्धित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम साइंटिफिक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, या फिर हम कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस हो कि जो पानी है उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। स्वच्छ जल की उपलब्धता के लिए हम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you so much, sir, Thank for you. delivering an Thank you so much. informative lecture. Sir has very well explained about the water pollution and its cause. Thank you very much, sir, once again. थैंक यू मैम। अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछने हो वाटर पोल्यूशन से संबंधित, इस लेक्चर से संबंधित, तो वो पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा और फिर प्रश्न पूछिएगा। सर का जो प्रेजेंटेशन है ये हम लेके अभी आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे, उसको पढ़ के भी अगर उसके बाद भी कोई प्रश्न होते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे लगातार। तो अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, अपने प्रिंसिपल की ओर से, हमारी जो कन्वीनर हैं डॉक्टर नूतन श्रीवास्तव की ओर से, और SRBS के सभी मेंबर्स की ओर से मैं डॉक्टर प्रमोद डोबरियाल सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत
उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अपने बहुत बिजी शेड्यूल से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर हम लोगों को दिया। और धन्यवाद सर। मैं SRBS के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आदर्श पांडे जी का और अपने ये छोटे भाई मित्र अतुल उप्रेती जी का, नूतन श्रीवास्तव मैम का, धीरूपमा डलाकोटी मैम का और सभी SRBS से जुड़े हुए और हमारे बाजपुर कॉलेज के जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया और मेरी बातों को सुना। और सभी स्टूडेंट से मेरा ये अनुरोध है कि वो कभी भी किसी भी